नमस्कार, मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ इस सुजस के खास कार्यक्रम 41 जिले 41 खबरों में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस खास पेशकश में हम लेके आए हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आपसे सरोकार। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से पुष्कर में बनेगा वेद विद्यालय, वैदिक शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा। कृषि के क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए शानदार पहल। 11वीं कक्षा से लेकर पीएचडी करने वाली छात्राओं को हर साल मिलेगी प्रोत्साहन राशि। भजनलाल सरकार ने अलवर के स्कूलों में शुरू किया ई विद्या प्रोजेक्ट, बच्चों को दी जा रही कंप्यूटर शिक्षा। लाडो प्रोत्साहन योजना में राशि बढ़ने से झाड़ोल में भारी उत्साह, घर घर जाकर साथी ने कर रही हैं योजना का प्रचार। चलिए बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान करने के लिए मंत्रीगण अपने विधानसभा क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं। इसी क्रम में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में पंचायत समिति लूणी के सभागार में लूणी, धवा और केरू पंचायतों के सरपंचों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार और सबको साथ लेकर विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। जन कल्याणकारी योजनाओं के सही तरीके से क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन रास्तों का रिकॉर्ड राजस्व दस्तावेजों में दर्ज है, उन्हें अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आज विधानसभा क्षेत्र लूणी के समस्त सरपंचगण, सभी जन उपयोगी विभागों के अधिकारीगण, राजस्व विभाग के अधिकारीगण, डिस्कॉम, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बैठक रखी गई थी। स्वच्छता अभियान हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है और पूरे लूणी विधानसभा क्षेत्र को स्वच्छ कैसे बनावे, इसके लिए टेंडर प्रक्रिया को जिम्मेवारी देकर के अभियान के रूप में लेकर के हम इसको ठीक करेंगे। भारत सरकार की योजना के अनुसार हर ग्राम में स्ट्रीट लाइन लगे और सोलर से उसका मैनेजमेंट हो, सोलर से उसका बिजली सप्लाई हो, पंचायत को उसका फ़ायदा मिले और स्ट्रीट लाइन का कार्य भी पूरा किया जा रहा है। विशेषकर इस गर्मी के सीजन में पेयजल की समस्या है और सभी जनप्रतिनिधियों ने अनेक सुझाव दिए और अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि इस गर्मी के सीजन में पेयजल नियमित हो, टैंकरों से आपूर्ति यथा मांग अनुसार हो और अधिकारियों ने पूरा आश्वस्त किया है और कर भी रहे, पेयजल की समस्या नहीं हो। और अंत में जो भी जन उपयोगी कार्य बाकी थे, जिनको करना बहुत जरूरी है, उनको किया जाएगा। तीर्थ नगरी पुष्कर में अब एक नया आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत के प्रयासों से यहां 2.5 हेक्टेयर जमीन पर लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से वेद विद्यालय बनाया जाएगा। यह विद्यालय वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देगा और नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने का काम करेगा। स्थानीय निवासी श्री अरुण वैष्णव ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि पुष्कर पहले से ही धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से खास जगह है। अब वेद विद्यालय बनने से इसकी पहचान और मजबूत होगी और यह युवाओं के लिए प्राचीन ज्ञान और वेदों की शिक्षा पाने का एक अच्छा केंद्र बनेगा। राजस्थान सरकार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने बजट घोषणा वर्ष 2024-25 में माननीय कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत की पहल पर, उनके निवेदन पर एक पुष्कर में, क्योंकि ब्राह्मणों का तीर्थ स्थल है, यहाँ बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, इसके लिए ब्राह्मण बालकों के लिए सभी जो वेद में इंटरेस्टेड हो, वेद पढ़ने के लिए, उनके लिए आदर्श वेद विद्यालय आवासीय पुष्कर में निर्माण करने की घोषणा की गई थी। उसी क्रम में अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा पुष्कर की राजस्व ग्राम पुष्कर के खसरा नंबर 2182/2806 में 2.5 हेक्टेयर भूमि का आवंटन संस्कृत शिक्षा विभाग को कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने नगर पालिका सीकरी और अभिभाषक संघ के बार हॉल का शिलान्यास किया। इस मौके पर अभिभाषक संघ ने उन्हें श्री रामलला की तस्वीर भेंट कर सम्मानित भी किया।
ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान देने के लिए डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी, यात्रा समन्वयक विधायक दीप्ति माहेश्वरी, विधायक श्री शंकर डेचा के साथ विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान शहर में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साहवर्धन के लिए ये पूरे देश भर में इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा के केडीए सभागार में राम जल सेतु लिंक परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है, जिससे कोटा, बूंदी और राजस्थान के कई जिलों में पानी की समस्या दूर होगी। उन्होंने कहा कि परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्य तेजी और तय समय पर पूरे किए जाएं, ताकि लोगों को पीने के पानी, सिंचाई और उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। राजस्थान सरकार ने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में ई विद्या प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, जिससे वे डिजिटल दुनिया से जुड़ सकें। ई विद्या योजना का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाना और उन्हें कंप्यूटर चलाना सिखाना है। इसके लिए स्कूलों में तैयारियां चल रही हैं। सरकार चाहती है कि हर बच्चा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी हासिल करे और पढ़ाई में आगे बढ़े। इस योजना से सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी तकनीकी ज्ञान मिलेगा और उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वंदना गुप्ता, कंप्यूटर अनुदेशक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अकबरपुर से हूँ। हमारी कलेक्टर मैम के द्वारा ई विद्या एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा मैम चाहते हैं कि हम अपने स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित सारी जानकारी दे पाएँ। हमारा स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रेडी हो और ई विद्या के अंतर्गत बच्चों को बाला एजुकेशन से संबंधित जानकारी दी जाएगी। बच्चों को कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर को चालू करना, बंद करना, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानकारी देना, उनको पावर पॉइंट जैसी चीज़ों पे प्रेजेंटेशन तैयार करना, वो ऑनलाइन वेब को सफरिंग कर पाएँ। इस चीज़ के बारे में कंप्यूटर में बच्चों को सिखाया जाएगा, ताकि हमारे बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तैयार हों और उन्हें किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कई कल्याणकारी फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में सरकार ने एक नया फैसला किया है कि जो छात्राएं 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में कृषि विषय चुनती हैं और आगे भी इसी विषय में पढ़ाई करना चाहती हैं, उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना खासकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए है। कृषि विभाग के अधिकारी श्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि 11वीं और 12वीं में कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं को हर साल 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए छात्राओं को प्रोत्साहन राशि का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें 10वीं और 11वीं की छात्राओं को 15,000 रुपये, बीएससी तथा एमएससी करने वाली छात्राओं को 25,000 रुपये तथा पीएचडी करने वाली छात्राओं को 40,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया जा रहा है। क्योंकि महिलाएं मुख्य रूप से खेती का काम करती हैं और खेती में उनकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। और तकनीकी ज्ञान की उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए छात्राओं को कृषि में रुझान उनका करने के लिए कॉलेज शिक्षा तक अनुदान किसान द्वारा दिया जा रहा है। भजनलाल सरकार ने गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिए शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ा दी है। अब इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दी गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। योजना के तहत गरीब परिवार की बेटी के जन्म पर राज्य सरकार की ओर से 1,50,000 रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 12 मार्च 2025 को विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान की थी। यह योजना बालिकाओं के अच्छे पालन पोषण और भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए साथी ने घर घर जाकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। इस वक्त मैं जाडोल में हूँ। जाडोल में आज हमने मुलाकात की है एक साथी ने,
आपको मैं जानकारी दे दूं, हर ग्राम पंचायत में एक सातिन होती है और जिसका काम ये होता है सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसका जाके डोर टू डोर उसका सर्वे करना, उसकी योजनाओं को की महिलाओं को जानकारी देना। हमारे साथ सातिन जुट रहे हैं हेमलता त्रिवेदी जी। हम इनसे जानना चाहेंगे ये किस प्रकार सरकार की योजनाओं को डोर टू डोर जाके उनसे महिलाओं से कम्युनिकेशन करते हैं, कैसे उनको समझाते हैं और उनकी किस प्रकार हेल्प करते हैं। आप हमें ये बताइए, जो सरकार की जो योजना है उसके लिए आप डोर टू डोर जाते हैं या फिर आज जैसे आपने इन सबको एक जगह बुलाया, एक आपने हब बना के आपको इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हो, तो कैसे क्या काम करते हो थोड़ा हमें बताइए। सर, हम एक जगह इकट्ठे करते हैं महिलाओं को और योजनाओं की जानकारी देते हैं। जैसे हमें पता रहता है कि किस घर में कोई बालिका जन्म है तो उस बालिका को उनको लाभ दिलाना है, तो उस बालिका के परिवार से मिलना है, उसके बाद उसको कौन सी सुविधाएं मिल रही है, यदि अभी चल रहा है लाडो प्रोत्साहन योजना तो उसका पंजीकरण उसमें हुआ कि नहीं हुआ, उसको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हर घर जाकर ऐसा हमें पता करना होता है। और जैसे हर ग्राम पंचायतें होती है उसमें जैसे झाड़ोल में 7 आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं तो उसमें हर आंगनवाड़ी केंद्र पर 10, 15, 20 महिलाओं को इकट्ठा किया जाता है और ये योजनाओं की जानकारी दी जाती है। हमें सर्वे करना होता है कि कौन सी बालिका शिक्षा से वंचित है और बालिका ने शिक्षा छोड़ दी है, तो उन बालिकाओं के परिवार से मिलते हैं हम और उनको मोटिवेट करते हैं बच्चे की पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और उनको बोलते हैं कि हम निःशुल्क उन बालिका का प्रवेश कराएंगे, 10वीं 12वीं ओपन करवाएंगे और आगे शिक्षा तक ले जाएंगे। हम अभी बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण भी चला रहे हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर कोर्स चला रहे हैं, सिलाई प्रशिक्षण चला रहे हैं, निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ रहे हैं बालिकाओं को, बालिका सशक्तिकरण पर कार्य किया जा रहा है हमारे द्वारा। बालिकाओं को जैसे कोई बालिका पढ़ाई छोड़ चुकी है तो उसके परिवार द्वारा हम मिलके उनसे ओपन में एग्ज़ाम दिलाते हैं, उनके साथ रहकर उनका फार्म भरते हैं और उन बालिकाओं को आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ष मैंने 350 फार्म भरवाए हैं बालिकाओं के झाड़ोल में। असम सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं के लिए कितनी सरकार ग्राउंड लेवल पे मॉनिटरिंग कर रही है, किस प्रकार से साथियों को कार्य दिया गया है। साथिन ने बताया कि किस प्रकार महिलाओं के लिए तथा बालिकाओं के उत्थान के लिए सरकार की जो विभिन्न योजना है उसके क्रियान्वयन के लिए ये समय समय पे मॉनिटरिंग करते हैं और कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं से काफ़ी प्रभावित है। भजनलाल सरकार जो ग्राउंड लेवल पे जो जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी अंचल में जो कम पढ़े लिखे महिलाएं हैं, जैसे बहुत सारे ड्रॉप आउट महिलाएं हैं जो 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ के बैठी हुई है, किसी कारणवश उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करती है, उनको 10th and 12th करवाती है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो योजना है वो काफ़ी आमजन को राहत दे रही है। कैमरामैन आदित्य के साथ मैं हूँ पवन लोहार, सुजस। प्रोत्साहन योजना के तहत है जिसमें मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के BA MA BA तक पहले 1 लाख रुपए राशि कर रखी थी, अब जाके उन्होंने 1.5 लाख रुपए तक राशि कर दी है, जिससे हमें बहुत खुशी मिली है ताकि बालिकाओं को बढ़ने का आगे मौका मिला है और मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। लाडो प्रोत्साहन योजना, ये बालिकाओं को जो सहयोग राशि मिल रही है वो पहले 1 लाख रुपए थी और अब ये 1 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिए गए। इससे मैं काफ़ी खुश हूँ और ये बालिकाओं के लिए बहुत मददगार है और मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा ये राशि जो दी जा रही है वो बालिकाओं के लिए बहुत ही सहयोग के लिए काम आ रही है। लाड़पुरा विधानसभा क्षेत्र के दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। MBS अस्पताल परिसर में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा प्रदेश का तीसरा और सबसे आधुनिक प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र खोला गया है। इस केंद्र का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इस केंद्र के माध्यम से ADIP और व्योश्री योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को मोटर चालित ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, छड़ी जैसे 30 से भी ज्यादा तरह के सहायक उपकरण बिल्कुल निःशुल्क दिए गए हैं। इन उपकरणों को पाकर लाड़पुरा क्षेत्र के दिव्यांगजनों के चेहरों पर खुशी है। झुंझुनू के संस्थापक वीरवर जुझार सिंह के नाम पर जिला परिषद के पास स्थित सर्किल का नामकरण किया गया है। इसका लोकार्पण समारोह भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक श्री राजेंद्र भांबू थे, जिनका इस मौके पर सम्मान भी किया गया। यह नामकरण लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग थी, जिसे विधायक श्री भांबू के प्रयासों से सरकार ने पूरा किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि महापुरुषों का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है और उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा है। आज झुंझुनू के संस्थापक हम सबके पूज्य वीरवर जुझार सिंह जी के स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए आज एक झुंझुनू की बहुत ही अच्छी जगह पे एक सर्किल का नामकरण का लोकार्पण का कार्यक्रम था। उसमें मुझे जुझार सिंह संस्थान द्वारा बतौर अतिथि यहाँ आमंत्रित किया गया। इस तरह के कार्यक्रमों से
हमारे संस्कृति और जो विरासत है वो पूरे विश्व में उसका एक बड़ा नाम रहा है प्राचीन काल से। उसी की परंपरा के अनुरूप यहाँ इस तरह के लोकार्पण के जो सर्किलों के उनकी पनोरमा लगाई जा रही है, उस कड़ी में हमारे सरकार का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ही दिन में जुझार सिंह जी के सर्किल को, परशुराम जी के सर्किल को और अम्बेडकर के सर्किल को मान्यता दी। उसके अंदर मैं एक झुंझुनू का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने मेरे कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन किया और लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए और इन महापुरुषों के लिए एक सम्मान कृतज्ञता हमारी थी, उसको प्रकट करते हुए इन 3 सर्किलों का नामकरण का कार्यक्रम था। ये तो आज उसी कड़ी में जुझार सिंह सर्किल का लोकार्पण का कार्यक्रम था। भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को समर्पित तिरंगा यात्रा की तैयारियों के तहत मालियान धर्मशाला में एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। विधायक श्री राधेश्याम बैरवा ने कहा कि भारतीय सेना का साहस और बलिदान हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों को सम्मान देने के साथ साथ देश के प्रति हमारी एकता, संकल्प और विश्वास का प्रतीक भी है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया करने के बाद देश भर में सेना के जज्बे को सलाम करने के लिए तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसी के तहत ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में शहर में एक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली नेहरू गेट से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासी और पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए तो पूरे माहौल में देशभक्ति का भाव गूंज उठा। हिंदुस्तान के जवानों के ऊपर जो आपने प्राणघातक हमले किए हैं उसका नतीजा क्या होता है तो दिखा दिया। उसी रूप में हमारे देश के राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजन लाल जी ने भी वहां से पूरे राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में एक रैली का जो आयोजन किया है, तिरंगा रैली का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय आदरणीय मदन लाल जी निर्देशानुसार रैली निकाली जा रही है। इस रैली में सभी ब्यावर विधानसभा के कार्यकर्ता आज तिरंगा रैली निकाल करके ब्यावर में और एकता का परिचय दे रहे हैं और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, भजन लाल जी के साथ में है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा चाहते हैं कि बच्चों का पूरा विकास हो, न सिर्फ किताबों से बल्कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों का भी सही ज्ञान मिले। इसी सोच के साथ राज्य के स्कूलों में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। इसी क्रम में धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक खास क्विज प्रतियोगिता करवाई गई। यह प्रतियोगिता लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड यानी मानकों के जरिए विज्ञान सीखना विषय पर थी। इसे भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा शाखा दिल्ली के मार्गदर्शन में स्कूल के स्टैंडर्ड क्लब ने आयोजित किया। विद्यालय की प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बताया कि छात्राएं स्टैंडर्ड क्लब के जरिए प्रशिक्षण लेकर अपने घर, समाज और देश में जागरूकता फैला सकती हैं। आज हमारे विद्यालय में, जैसा आप पीछे मेरे पोस्टर देख पा रहे हो, भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा ब्रांच नई दिल्ली के तत्वाधान में लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स इस टॉपिक पर क्विज का आयोजन किया गया। इस क्विज में विद्यालय की 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम की कुल 50 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। जो स्टैंडर्ड क्लब है भारतीय मानक ब्यूरो है, कंज्यूमर उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त शासी घटक है, जो कि चाहता है कि हमारे विद्यार्थियों में किस प्रकार से स्टैंडर्ड के माध्यम से अपने जीवन को सुखद और सरल बना सकें। भारतीय मानक ब्यूरो नोएडा दिल्ली की ओर से जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर 4378, निश्चित रूप से हमारे विद्यालय में भारतीय मानक ब्यूरो की जो गतिविधियां हैं, कई प्रकार की क्विज प्रतियोगिताएं हैं, पोस्टर प्रतियोगिता है और कई अन्य प्रकार की ऐसी गतिविधियां हैं जो बच्चों के द्वारा की जा रही हैं। भजनलाल सरकार चाहती है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले। इसी सोच के साथ सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ आम लोगों को दिया जा रहा है। इनमें से एक है मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन योजना। इस योजना के तहत दिव्यांगों को हर महीने 750 रुपए की पेंशन दी जा
रही है, जिससे उन्हें सहायता मिल रही है। राजस्थान भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय करौली की ओर से चल रही 7 दिवसीय DLED स्काउट गाइड आवासीय शिविर में छात्राओं को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक करने के लिए रचनात्मक प्रतियोगिताएं कराई गईं। इन प्रतियोगिताओं में नशा उन्मूलन और जल संरक्षण जैसे जरूरी विषयों पर निबंध लेखन, पोस्टर बनाना, भाषण देना और नारा लेखन शामिल था। स्काउट CO श्री अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि इन गतिविधियों का मकसद छात्राओं को नशे से दूर रहने और पानी की अहमियत को समझाना है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार की उपस्थिति में मानव संसाधन विकास केंद्र द्वारा 19 मई से 24 मई 2025 तक निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों और PG विद्यार्थियों के लिए रखा गया है। इस दौरान प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने बताया कि आज के समय में शिक्षकों को सिर्फ पढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें रिसर्च, नए प्रयोग और भारी संस्थानों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पर भी काम करना चाहिए। एंकर 17। सीमलवाड़ा पंचायत समिति के झलाप गांव में राजकीय पशु चिकित्सा उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया। इस केंद्र के खुलने से अब पशुपालकों को अपने पशुओं का इलाज गांव में ही मिल जाएगा। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेंगे। साथ ही इससे पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार होने की उम्मीद है। झुंझुनू में बढ़ती गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर एंकर 18। झुंझुनू में बढ़ती गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर दिखने लगा है। मौसम में बदलाव के कारण राजकीय BD के जिला अस्पताल की OPD में मरीजों की भीड़ लगभग 2 गुनी हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। जैसे ही वातावरण का तापक्रम अचानक ही बढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग अस्पताल में आने वाले रोगी हैं, उनमें मुख्यतः वायरल बुखार के 2 रोगी आ रहे हैं। तेज बुखार, सर दर्द, जी मिचली होना, उल्टी आना और पानी की डिहाइड्रेशन के रोगी अस्पताल में आ रहे हैं। साथ में मिक्स जो इन्फेक्शन है, डेंगू के भी कुछ पेशेंट हैं, वो अस्पताल में आ रहे हैं। दस्त उल्टी के रोगी हैं। साधारण सर्दी जुकाम के जो रूटीन के पेशेंट हैं वो भी आ रहे हैं। लेकिन इस बढ़ते तापक्रम में जो रोगी आ रहे हैं वो लू लगने जैसे लक्षण लेकर के भी अस्पताल में आ रहे हैं। अस्पताल में ऐसे रोगियों के लिए अलग से एक वार्ड बनाया गया है जो वातानुकूलित वार्ड है। साथ में जो एसेसरी और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्थाएं हैं वो भी माकूल की है। वार्ड में भी इस तरह के जो रोगियों के लिए वो अलग से कुछ बेड्स हैं वो चिन्हित कर रखे हैं। बढ़ती गर्मी और हीट वेव को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नायला ने खास तैयारियां की हैं। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए एक अलग हीट वेव वार्ड बनाया है। इस वार्ड में ORS, ठंडा पानी, पंखे और कूलर जैसी सभी जरूरी सुविधाएं दी गई हैं ताकि लू से प्रभावित मरीजों को जल्दी और सही इलाज मिल सके। अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सर, हमने हॉस्पिटल में अपने CSC में एक तो ग्रीन शेड लगा रखा है, OPD के बाहर टिन शेड लगवा रखा है मरीजों की सुविधा के लिए। साथ में वाटर कूलर, मटकी लगा रखी है, ORS काउंटर बना रखा है। साथ में अलग से एक हीट वेव के लिए अलग से वार्ड आरक्षित कर रखा है जिसमें 5 बेड है। और साथ में जो फ्लूइड वगैरह है हमने स्टोर कर रखा है फ्रिज में। जो भी पेशेंट आता है आपातकालीन में उसके लिए पूरी सुविधा उपलब्ध है। पहले से अब में कितनी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? पहले से सर लगभग 10 से 20% केस बढ़ गई गर्मी की वजह से। फिलहाल कितनी OPD चल रही है? अभी OPD अपनी 350 से 400 के बीच में। भीलवाड़ा में गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ गया है जिससे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। PMO डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि लू, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामले बढ़ गए हैं। जिले के सबसे बड़े MG अस्पताल में मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जिले में हीट वेव और गर्मी से बचाव के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और
पूरे राजस्थान में तेज गर्मी पड़ रही है और इस तेज गर्मी को देखते हुए ओपीडी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। पेशेंटों की संख्या में 500 से 700 पेशेंट पर डे मेडिकल ओपीडी में बढ़ गए हैं। पीडियाट्रिक ओपीडी में भी पेशेंट बढ़े हैं। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसको पानी की व्यवस्था अच्छी मिले। हमने बाहर आपने देखा होगा तो जल मंदिर भी बनाया है। वार्डों में, सारे वार्डों में कूलर और जहाँ आईसीयू एनआईसीयू है वहाँ पे एसी की व्यवस्था की है और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट ओपीडी में आते हैं उनको पूरी व्यवस्था मिले। इस बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी काफी सचेत हैं। उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी मरीज जिस स्थिति में अस्पताल में आता है उसको समुचित उपचार मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के भले के लिए काम कर रही है। फार्म पॉन्ड बनाने के लिए भी किसानों को अनुदान मिल रहा है। इसी दिशा में जिला कलेक्टर श्री जसमीत सिंह संधू ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे जिले के पात्र किसानों को इस योजना का लाभ दिलवाएं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक श्री विनोद जैन ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा का पानी जो बेकार बह जाता है उसे खेतों के तालाब में इकट्ठा करना है। इसका फायदा यह होगा कि मानसून की अनियमित बारिश में भी फसलों को जरूरी पानी मिल सकेगा। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा द्वारा फार्म पॉन्ड योजना पर अनुदान प्रारंभ किया गया है। इसमें अपने खेत में जल को संरक्षण करके उसको बाद में सिंचाई के लिए काम में लिया जा सकता है। इसमें कृषकों को 20 बाई 20 बाई 3 मीटर कुल 1200 घन मीटर का फार्म पॉन्ड बनाने पर लघु सीमांत कृषकों को 73,500 और जो बड़े काश्तकार है उनको 63,500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। यदि कहीं आवश्यकता होती है और उसमें प्लास्टिक की लाइन मतलब प्लास्टिक सीट बिछानी होती है तो उस पर अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है और प्लास्टिक लाइन वाले पर 1,30,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसमें आपको ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से या स्वयं ही राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके लिए जनाधार कार्ड और अपने जमीन का जो खाते की नकल है उसको अपलोड करनी पड़ेगी और जो पहले अप्लाई करेगा, जो पहले आवेदन करेगा उसको पहले अनुदान दिया जाएगा और इसी प्राथमिकता से स्वीकृतियां जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में आवश्यक सेवाओं की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा को स्वास्थ्य और चिकित्सा संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी बीमारियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के लिए कहा। इसके साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों को बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए गए। प्रदेश सरकार के खेलो इंडिया फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण से प्रशिक्षित कोच के साथ नदबई में निशुल्क बॉक्सिंग प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया। इस शिविर में 9 से 35 साल के बीच के लोग निशुल्क बॉक्सिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। बॉक्सिंग कोच ने प्रदेश सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस शिविर में भाग लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 2% आरक्षण भी देती है, जिससे खिलाड़ियों का हौसला और बढ़ेगा। श्री माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया फिट इंडिया को ध्यान में रखते हुए बॉक्सिंग खेल का निःशुल्क ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन दिनांक 19 मई से 2 जून तक 8 बाजार स्थित नदबई बॉक्सिंग अकेडमी में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का आयोजन सुबह व शाम दोनों ही सत्रों में किया जा रहा है। इसमें 9 से 35 वर्ष तक के सभी बालक व बालिकाएं भाग ले रहे हैं। 18 मई तक कुल 40 से 45 से अधिक बालक व बालिकाएं अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। पंजीकरण 25 मई तक खुले रहेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण संबंधी नियम के साथ साथ
राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए अब टर्नओवर दिए जाने का। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण में सुधार के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण में समय पर डाटा दर्ज करने के लिए रजिस्ट्रेशन इकाइयों को पहचान पोर्टल पर पंजीकरण करने के निर्देश दिए ताकि डाटा में कोई अंतर न हो। उन्होंने शहरी इलाकों में सभी अस्पतालों और नगर निकायों को PCTS और पहचान पोर्टल के डाटा में अंतर को सही करने के लिए निर्देश दिया। इसके साथ अस्पतालों में बच्चों के जन्म के समय ही पहचान पोर्टल पर डाटा दर्ज करने को कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी प्रगति रिपोर्ट और समस्याओं के बारे में पंचायत समिति सभागार में एक बैठक हुई। इस बैठक में विधायक श्री गोपाल खंडेलवाल और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भी भाग लिया। बैठक में विधायक श्री खंडेलवाल ने अधिकारियों को क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करने के लिए कहा और काम में कोई लापरवाही न बरतने की सलाह दी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि विधानसभा क्षेत्र में बिजली और पानी की आपूर्ति सही तरीके से हो और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ जनता को मिले। उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के बारे में जयपुर में एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीतियों और योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। यह कार्यशाला जिला उद्योग केंद्र जयपुर और 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन द्वारा आयोजित की गई। इसमें उद्यमियों और निवेशकों को औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन से जुड़ी 8 महत्वपूर्ण योजनाओं और नीतियों के बारे में बताया गया। बाड़मेर जिला परिषद की एक विशेष बैठक जिला प्रमुख श्री महेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में बाड़मेर और बालोतरा जिलों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बाड़मेर जिले में 313 ढाणियों जबकि बालोतरा जिले में 177 ढाणियों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रस्ताव मंजूर किए गए। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति और जन समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। भजनलाल सरकार के निर्देश पर रेवदर उपखंड मुख्यालय पर बाल मेला नन्हे कदम का आयोजन किया गया। यह मेला महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ। इसमें मॉडल और विस्तारित आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यवाही और बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रशिक्षु SDM श्री नरेंद्र जांगिड़, तहसीलदार मंजू देवासी और महिला एवं बाल विकास विभाग से श्री घेवर सिंह मौजूद रहे। जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के VC कक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में कलेक्टर ने अलग अलग विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों और काम की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विभागवार लंबित मामलों की जानकारी ली और कहा कि कोई भी मामला ज्यादा समय तक लंबित नहीं रहना चाहिए। प्रदेश की भजनलाल सरकार किसानों और ग्रामीणों को लगातार राहत देने का काम कर रही है। सालों से बंद पड़े पुराने और खेतों के कटे रास्तों को फिर से खोलने के लिए रास्ता खोलो अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का अच्छा असर झुंझुनू जिले में देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर श्री राम अवतार मीणा की निगरानी में अब तक जिले में 53 शिकायतों का समाधान किया गया है। इससे करीब 15,000 किसानों और ग्रामीणों को उनके रास्ते वापस मिल गए हैं, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजना चलाई गई है रास्ता खुलवाने की, शिलारपुरी मार्ग पर जो रास्ता खुलवाया है उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय, जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन, तहसीलदार जी, बाकी के जो इस अभियान में जो भी लगे हैं सबको बहुत बहुत ग्राम सुल्ताना की तरफ से धन्यवाद और ऐसा ही सहयोग आप सबका मिलता रहेगा भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा और झुंझुनू जिला कलेक्टर श्री रामोदार जी मीणा का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता खोलो अभियान लगाया है वो बहुत ही बढ़िया है और इसमें आमजन को बहुत सुविधा मिलेगी। जो घर रास्ते से परेशान हैं उनको आज बहुत बढ़िया मौका मिला है। उनके हर प्रकार के उनका मतलब रास्ते जाने में, मरीज है, कोई घर का शादी विवाह कार्यक्रम है, उन सब में बहुत उनको लाभ मिलेगा।
इसलिए मैं एक बार पुनः मुख्यमंत्री साहब और श्री कलेक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 22 मई को बीकानेर दौरे को लेकर अनूपगढ़ प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी सिलसिले में एसडीएम श्री सुरेश राव ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए। एसडीएम ने अधिकारियों से कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर ठीक तरीके से लागू किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही न हो। साथ ही पीएम के दौरे के समय सभी व्यवस्थाएं अच्छी और दुरुस्त रहें, इसका खास ध्यान रखने को कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरदार शहर में नई पेयजल वितरण प्रणाली का काम राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत लोगों को जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम वीटीसी एकेडमी एंड लाइब्रेरी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को सरकार की जल वितरण से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देना और उन्हें इसके फायदे समझाना था। कार्यक्रम का संचालन RUIDP के अधिशासी अभियंता श्री मनोज कुमार मित्तल और सहायक अभियंता श्री दिनेश कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। गौशाला निधि नियम 2016 और गौशाला सहायता योजना के तहत चूरू जिले की कुछ गौशालाओं का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण जिला कलेक्टर और संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग के निर्देश पर गठित टीम द्वारा किया गया। टीम में सरदार शहर के तहसीलदार श्री रतनलाल मीणा और पशुपालन विभाग के अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि गौशालाओं में पशुओं के चारे, पानी, छाया, साफ सफाई और रिकॉर्ड की स्थिति कैसी है। तहसीलदार ने गौशाला संचालकों को हीट वेव से गौवंश को बचाने के उपाय बताए और डॉक्टर हंसराज कड़ेला ने पशुओं को संतुलित आहार देने की सलाह दी। भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा बागला स्कूल खेल मैदान से शुरू होकर स्वामी गोपाल दास चौक तक गई। यात्रा में आम लोग, पूर्व सैनिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने हाथों में तिरंगा लेकर ढोल नगाड़ों की धुन पर सजे हुए ऊंट और घोड़ों के साथ जोश से यात्रा निकाली और भारतीय सेना के जयकारे लगाए। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व मंत्री श्री राजेंद्र राठौड़, विधायक श्री हरलाल सहारण भी मौजूद थे। श्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों को खत्म कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत की सीमाएं मजबूत और सुरक्षित हाथों में हैं। क्या कहेंगे? तिरंगा यात्रा उन सैनिकों का सम्मान की यात्रा है जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति कितनी बलशाली है। आतंकवादियों के अड्डों को जितना ध्वस्त किया है, मैं समझता हूँ आज हमारी सीमाएं मजबूत हाथों में सुरक्षित है, हमारा नेतृत्व मजबूत है। इस यात्रा का मकसद एक ही है, हम सेना के साथ हैं, हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं और इसलिए एक जज्बा है हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता का, उसी का प्रतीक है ये तिरंगा यात्रा। हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह पुलवामा हमला हुआ उसके बाद सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जो काम किया गया, पाकिस्तान के अंदर जाके दुश्मनों को ध्वस्त करके, दुश्मनों को मिटा के, आतंकवाद को मिटा के जो काम किया है, उनके सम्मान में आज, सैनिकों के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा है। राजस्थान सरकार और वन विभाग ने यह फैसला लिया है कि वन क्षेत्र में लगाए गए अवांछनीय पेड़ों को हटा दिया जाएगा। इनकी जगह अब वनस्पति, छायादार और फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, जिससे न केवल प्रकृति को फायदा होगा बल्कि इलाके के लोगों को भी लाभ मिलेगा। कोटा ACF श्री रघुवीर मीना ने बताया कि गोवर्धनपुरा और फरेरा में वन विभाग की 91 हेक्टेयर भूमि पर जूली फ्लोरा के पेड़ लगे हुए हैं। सरकार ने इन पेड़ों को हटाने और उनकी जगह अन्य पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। इस काम के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही इन पेड़ों को हटाकर बारिश में नए पौधे लगाए जाएंगे। रेंज खातौली में गोवर्धनपुरा साइट पर खड़े जूली फ्लोरा की नीलामी की गई है। खुली नीलामी थी जिसमें 18 फर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और ये 37 लाख रुपए में अधिकतम बोली छोड़ी गई है। 11 नंबर की जो फर्म है उसको दी गई है।
कितने थे सर बोली लगाने वाले? कितने बोली लगाने वाले 18 फर्में थे, उनके प्रतिनिधि आए हुए थे। और ये जूली फ्लोरा 91 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसको निकलवाना है जड़ सहित। तो सर जैसे इसमें जो लकड़ी वगैरह निकलेगी तो इसको लेकर परिवहन को लेकर भी कोई अनुमति विभाग की तरफ से दी जाएगी या फिर कोई इसकी अलग से बोली प्रक्रिया है? नहीं, ये इनको जो आज जिन्होंने बोली लगाई है, जो सफल बोली दाता रहा है, ये उसके अंदर से 91 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है उसमें से जूली फ्लोरा निकाल करके उसकी जड़, तना, पत्तियां, टहनियाँ वगैरह को यहाँ से बाहर लेकर के जा सकता है। बाहर लेकर के जाने पे जूली फ्लोरा टीपी से मुक्त प्रजाति का वो पौधा वनस्पति है, जिसको लेकर के जा सकते हैं राजस्थान में कहीं पे। डूंगरपुर के जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष से सभी ब्लॉक स्तर के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत गरीब परिवारों के सत्यापन की स्थिति की समीक्षा की और NFSA के तहत लंबित आवेदनों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उदयपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टरों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में बजट में की गई घोषणाओं की प्रगति, पानी और बिजली की आपूर्ति की स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था, राइजिंग राजस्थान के तहत हुए समझौते, मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारी और राजस्व जैसे कुल 11 जरूरी विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। उदयपुर के जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता ने कहा कि आदिवासी समाज के विकास के लिए केंद्र सरकार ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया है। इसका मकसद सरकारी योजनाओं का लाभ आदिवासी लोगों तक पहुंचाकर उनका जीवन स्तर बेहतर बनाने का है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें और आने वाले 5 सालों के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जो आदिवासी समाज को लंबे समय तक फायदा पहुंचाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 19 मई 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी SSO ID के जरिए घर बैठे आसानी से आवेदन कर सकता है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उद्यमिता में भागीदार बनाना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। बताइए क्या योजना है और उसको ऑनलाइन, कौन सी योजना को ऑनलाइन किया गया? अभी जो योजना चलाई जा रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, अभी तो ऑफलाइन मोड में चला रही थी, लेकिन आज दिनांक 19/5/2025 से ये योजना ऑनलाइन हो गई है। ये अब कोई भी एप्लीकेंट ये जो स्कीम जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, तो अनुसूचित जाति जनजाति का कोई भी जो एप्लीकेंट है वो अपनी SSO ID से अपना खुद भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अब उसको ऑफिस में आने के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो ये योजना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें जो अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग को जब ये ऋण के माध्यम से जो अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो उस व्यापार में व्यापार स्टार्ट करने के बाद जो लोन लेते हैं, उस लोन लेने पर सरकार के द्वारा जो कुछ सब्सिडी दी जा रही है, पहले जो सब्सिडी दी जा रही है इसमें जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होती है उससे 25 लाख रुपये 25% जो भी कम है वो मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी है। इसके अलावा दूसरा जो इसमें ब्याज अनुदान की छूट दी जा रही है, वो जो अगर इसकी लोन अगर 25 लाख रुपये तक लोन है तो उसको 9% से और 9% का ब्याज अनुदान, अगर आप 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये अगर उसका लोन है तो उसको 7% की इंटरेस्ट सब्सिडी, या उसका 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक के अंदर अगर उसका लोन है तो उसको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार अब बिजली कनेक्शन की सामग्री खुद किसानों के खेतों तक पहुंचाएगी। पहले यह सामान किसानों को खुद डिस्कॉम कार्यालय से लाना पड़ता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी डिस्कॉम विभाग निभाएगा। बजट 2025 में सरकार ने 50,000 किसानों को कृषि बिजली कनेक्शन देने का ऐलान किया है। इससे किसानों को राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। देखिए, बयाना सब डिवीज़न एक बहुत बड़ा सब डिवीज़न है, लगभग 50,000 से ऊपर इसमें उपभोक्ता है
और जो हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का बेहतर तरीके से सदुपयोग करते हुए उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाने की हमारी कोशिश रहती है। हमारी राजस्थान सरकार बहुत ही नेक काम कर रही है, जो कि किसानों के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार ग्रेड काम कर रही है और हम सराहनीय रहते हैं हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर को कि वो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं और प्रति किसानों के लिए बहुत ही जागरूक हैं और किसानों के लिए बहुत ही एक शानदार योजना निकाली है, जिसमें पहले बहुत परेशान होना पड़ता था कि कनेक्शन लेने के लिए और कनेक्शन भी नहीं मिलता था, सालों सालों बीत जाते थे। अब हमारे भजनलाल सरकार ने बहुत ही शानदार नेक काम किया है कि जबकि एक बार में ही कृषि कोडी के रूप में पैसा 1500 रुपये जमा कराना है और उसमें कनेक्शन मिलेगा और कोई टेंशन नहीं रहेगी। जो भी बिजली के उपकरण होते हैं वो जहाँ तक किसान चाहता है वहाँ अपने आप ही पहुँचाएगी और बिजली मुहैया कराएगी। इससे हमारे राजस्थान में 50,000 किसानों के लिए लाभान्वित होंगे। इससे हम राजस्थान सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम यही आशा करते हैं कि हमारी राजस्थान सरकार, हमारे भजनलाल मुख्यमंत्री जी बहुत ही नेक कार्य करते रहें और हमारे किसानों के लिए और आमजन के लिए राहत देते रहें। तो इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए कृषि विभाग की ओर से चारा काटने की मशीन खरीदने पर 40 से 50% तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए भूमि धारक किसान अपने जन आधार नंबर के साथ ई मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। किसानों को उनकी श्रेणी के अनुसार अधिकतम 40% से 50% तक का अनुदान मिलेगा। अभी आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला मुख्यालय करौली के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को पुरानी नगर पालिका से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्री गोपाल लाल मीणा और जिला शिक्षा अधिकारी श्री इंद्रेश तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीओ स्काउट श्री अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों पर हमला किया था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने साहस दिखाते हुए आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना के इसी साहस और हौसले को सलाम करते हुए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया। करौली राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के माध्यम से डीएलएड प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पुरानी नगर पालिका से सिंदूर ऑपरेशन के तहत जो हमारी भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटाई, उसके लिए लोगों में तिरंगा के प्रति एक सम्मान बढ़ा है। उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए तिरंगा यात्रा का आयोजन कलेक्ट्रेट तक किया गया। करौली जिले में हरियालो राजस्थान मिशन के तहत जल्द होने वाले पौधारोपण की तैयारियों में वन विभाग पूरी तरह से जुटा हुआ है। इसके लिए वन विभाग ने 14,63,000 पौधे तैयार किए हैं। जिले में 1 जुलाई से पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें विभिन्न विभागों और ग्राम पंचायतों का सहयोग लिया जाएगा। उपवन संरक्षक श्री सुमित बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार इस मिशन के तहत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाने और बांटने का लक्ष्य रखा गया है। कामा उपजिला अस्पताल में मरीजों को अब 56 तरह की पैथोलॉजी जांचें बिल्कुल निशुल्क मिल रही हैं। यह सुविधा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की निशुल्क जांच योजना के तहत की गई है। इसका मकसद है कि आम लोगों को सस्ती और आसान इलाज की सुविधा मिल सके, ताकि उन्हें प्राइवेट लैब में महंगी जांचें करवाने की जरूरत न पड़े। यह सुविधा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में राज्य सरकार का एक बड़ा कदम है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में आमजन तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। इसी के तहत बामनवास विधानसभा के पिपलाई कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और भारतीय सेना के शौर्य और साहस को सलाम करते हुए यात्रा निकाली। स्थानीय निवासी श्री नरसी राम मीणा ने कहा कि भारत सरकार की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों को दिया गया करारा जवाब गर्व की बात है। पिपलाई गांव में आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है, क्या कहोगे? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर माननीय अध्यक्ष महोदय मान सिंह गुर्जर के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत पिपलाई में जगह जगह नागरिकों ने इसका स्वागत किया और भारत माता की जय नारों से गूंजा, कस्बा गूंजा
और राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना आम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। इस योजना के तहत 715 तरह की दवाइयां निशुल्क दी जा रही हैं। झालावाड़ जिले के डग विधानसभा क्षेत्र के भवानी मंडी CHC में यह योजना बेहद अच्छे से चल रही है। यहाँ के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाइयां आसानी से मिल रही हैं। पहले इलाज में लोगों को काफी पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन अब दवाइयां निशुल्क मिलने से आमजन को राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए अवैध जल कनेक्शन हटाने का काम कर रहा है। लूणी विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री श्री जोगाराम पटेल के निर्देश पर यह कार्रवाई तेज कर दी गई है। लूणी के सहायक अभियंता श्री मान सिंह ने बताया कि गर्मी के मौसम में पानी की मांग बढ़ गई है, इसलिए पानी की सही सप्लाई के लिए विभाग ने 2 महीने पहले ही अवैध कनेक्शन हटाने का अभियान शुरू कर दिया था। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखंड लूणी जोधपुर के द्वारा राइजिंग पाइपलाइन से अवैध जल कनेक्शन हटाने की कार्रवाई 24 फरवरी 2025 से लगातार चालू है और लगभग 2.5 महीने के दौरान 5 से प्लस अवैध कनेक्शनों को हटा दिया गया है। जो टैंकर बेचते थे उनको पेनल्टी नोटिस भी दिया है। लगभग 2.5 लाख रुपए की वसूली भी हुई है और 40 लोगों के खिलाफ कुल 6 FIR करवाई गई है, जिनकी मौका रिपोर्ट सारी करवा दी गई है। इसके अलावा भी दोबारा से जिन लोगों ने कनेक्शन कर लिए हैं उनका वापस मई में अभियान चलाकर कनेक्शन हटाने की कार्रवाई चालू कर दी गई है। इसी के तहत 19 मई 2025 को कुड़ी से लूणी हेडवर्क्स को जाने वाली पाइपलाइन पर से लगभग 20 अवैध जल कनेक्शनों को हटाया। लूणी कस्बे में पिछले 4 दिन से पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। इसी को देखते हुए इन अवैध जल 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी आप सभी से मुलाकात नई खबरों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की खबरों को चैनल पर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।